फ्लावरिंग प्लांट है, ये 12th क्लास का चैप्टर 2 है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बाकी के सारे टॉपिक्स लेंगे, जैसे पॉलिनेशन है। इससे पहले हम गैमेट्स फॉर्मेशन देख चुके हैं, मेल फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन हो चुका है, और फ्लावरिंग प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। अब देखते हैं पॉलिनेशन। गैमेट्स तो बन गए हैं, तो अब पॉलिनेशन होगा इसके अंदर। प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन क्यों किया जाता है? तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स में पॉलिनेशन नहीं होता? क्यों? क्योंकि इनके जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते। नॉन मोटाइल का मतलब होता है विच इज नॉट एबल टू मूव। तो इसी वजह से पॉलिनेशन करना पड़ता है कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होंगे उन दोनों को एक साथ लेके आने के लिए, फ्यूजन होने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए पॉलिनेशन किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। तो इसको जो पॉलन ग्रेन होता है वो जैसे स्टिग्मा के ऊपर लगता है, पिस्टल के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर लगता है, तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पिस्टल होता क्या है, आपको अभी तक याद होगा। पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं। और स्टिग्मा वो होता है वो एरिया जहाँ पे जो लैंड करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड करते हैं जिस एरिया पे, उसको स्टिग्मा बोला जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है या फिर वर्ड्स जो क्लियर नहीं है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब आगे देखते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन। तो हमें ये तो पता चल गया पॉलिनेशन होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, पहले ये देखते हैं। पहला जो टाइप है वो है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी पॉलिनेशन के अंदर होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो एक ही फ्लावर है जिसके एंथर, मतलब उसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो सेम एंथर, उसी फ्लावर के एंथर से आया है और उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके बाइंड हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो कि ऑटोगैमी के अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होती है। लेकिन ये भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कैस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो वाले, वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर आप देख सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल फ्लावर देखते हैं, कुछ इस हिसाब का हमने जो फ्लावर देखते हैं नॉर्मली, उसके अंदर जो एंथर होता है वो भी काफी प्रोमिनेंट होता है, दिख सकता है आपको, एक्सपोज होता है, और जो स्टिग्मा वाला पोर्शन यानी जो पिस्टल वाला पोर्शन है वो भी दिख सकता है। तो अगर ऐसे फ्लावर होंगे तो उसको हम कैस्मोगैमी बोलते हैं। और क्लिस्ट्रोगैमस क्या होते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस में होते हैं जो फ्लावर ओपन ही नहीं होते, यानी वो हमेशा एक बर्ड शेप में रहते हैं, जैसे ये फिगर है, तो ये हमेशा क्लोज रहते हैं। इसके अंदर कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि ये क्लोज रहेंगे तो अंदर का जो एंथर होगा वही पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और वही उसके स्टिग्मा के ऊपर बाइंड करेगा। तो इसके अंदर 100% चांसेस होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और गाइस ये वाला क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है टीजीटी नेचुरल साइंस में कि ऐसा कौन सा काइंड होती है पॉलिनेशन की जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं होते, तो वो क्लिस्ट्रोगैमस होते हैं। फिर देखते हैं जिएटेनोगैमी जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यानी किसी और फ्लावर हो के जो पॉलन ग्रेन होगा वो किसी और फ्लावर का होगा, और स्टिग्मा जो होगी वो किसी और फ्लावर की होगी, लेकिन सेम प्लांट की। यानी एक ही प्लांट पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, जैसे ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, तो इसमें से जो पॉलन ग्रेन होंगे वो उठ के दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बाइंड हो गए हैं। तो ऐसे में ऐसे कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरा होता है इट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट। उसके लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, यानी कोई बीज या फिर किसी भी चीज के द्वारा यहाँ से उड़ के ये यहाँ तक आ सके, दूसरे फ्लावर तक पहुंच सके, तो इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। एजेंट वो होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो ऑटोगैमी के अंदर आते हैं। फिर आते हैं जिनोगैमी। जिनोगैमी जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यानी किसी और प्लांट का स्टिग्मा है, किसी और प्लांट का पॉलन ग्रेन है, और दोनों ही आपस में बाइंड करते हैं, तब जाके जो पॉलिनेशन टेक प्लेस होती है उसको हम जिनोगैमी बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। फिर देखते हैं अब हमें ये तो पता चल गया पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, लेकिन इनको पॉलिनेशन करवाता कौन है, तो एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं पहले वो देखते हैं।
तो एजेंट एक तो एबायोटिक हो सकते हैं, एक बायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक किसे बोलते हैं? जो कि लिविंग थिंग होंगे तो उन सबको बायोटिक बोला जाएगा, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एबायोटिक बोला जाता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग जो विंड होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, तो ये एबायोटिक में आएंगे। और जहाँ पे भी बायोटिक लिखा होता है वहां पे सारे लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग होती हैं। और पॉलिनेशन ज्यादातर जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा होते हैं, बहुत कम स्पीशीज होती हैं जो विंड और वाटर पॉलिनेशन करती हैं, लेकिन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं विंड पॉलिनेशन के अंदर होता क्या है। इसमें क्या है? रिक्वायर द पॉलन ग्रेन आर लाइट। इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इसकी, जो पॉलन ग्रेन होंगे वो एक तो लाइट हो और नॉन स्टिकी हो। लाइट किस लिए हो? जिससे जो हवा के जो करंट है उसके थ्रू वो उड़ सके, तो इतना हल्का होना चाहिए। अगर भारी होंगे तो वो हवा उस करंट के द्वारा वो उड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। और नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर वो स्टिकी होगा तो हवा जहां पे भी लेके जाएगी उसको वो जगह जगह पे स्टिक हो जाएगा और अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। तो ये नॉन स्टिकी होने चाहिए, जैसे कि कॉर्न कॉब्स में ज्यादातर देखा जाता है और ग्रासेस के अंदर देखा जाता है इसको। तो मान लीजिए ये कॉर्न है, कॉर्न के ऊपर यहाँ पे सारे में क्या लगा होता है? स्टिग्मा लगे हुए होते हैं, यानी पिस्टल वाला पूरा पोर्शन होता है, और ये जो टॉप मोस्ट है ये स्टिग्मा एरिया है। तो जैसे ही हवा इनके पास से थ्रू गुजरती हुई निकलेगी यहाँ से, तो उनके अंदर अगर पॉलन ग्रेन्स होंगे उसके अंदर, तो वो सारे के सारे कहाँ पे स्टिक हो जाएंगे? किसी ना किसी एक स्टिग्मा के ऊपर कहीं ना कहीं वो स्टिक हो जाएंगे, और स्टिक होते के साथ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाएगा। तो विंड पॉलिनेशन में ऐसे होता है। वाटर पॉलिनेशन देखते हैं। और गाइस ये चीज हमेशा याद रखना, जो विंड और वाटर पॉलिनेशन होता है उसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं पॉलिनेशन के, एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो एनिमल पॉलिनेशन होता है या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं वाटर पॉलिनेशन क्या होता है। फाउंड इन एल्गे, एल्गे में होता है, ये ब्रायोफाइट्स में होता है, बैक्टीरियोफाइट्स में होता है, इन सब में पाया जाता है। और ये मेनली क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पीशीज के अंदर ज्यादा देखा जाता है। जैसे वेलिसिनेरिया एक प्लांट है जिसके अंदर होता क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस के, जो ये जैसे ये वाटर सरफेस है हमारा, इस वाटर सरफेस के वो ऊपर आ जाता है, यहाँ पे आके स्टिग्मा लग जाता है, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो ऊपर ही होते हैं। यहाँ पे वाटर के जो सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन ड्रॉप हो जाते हैं, और स्टिग्मा जैसे ही करंट चलेगा, पानी चल रहा होगा, बह रहा होगा, तो इसके ऊपर चांसेस होते हैं कि पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर लग जाए। तो ऐसे होता है वाटर पॉलिनेशन। तो उसमें है क्या? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या है? रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस के ऊपर ये रिलीज पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए जाते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? वो जो वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो और सी ग्रासेस, एक ये वाला एग्जांपल भी इसका काफी फेमस है और काफी बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ अभी तक जो आपने एग्जांपल देखा था उसके अंदर फीमेल जो था वो ऊपर आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फीमेल फ्लावर जो होता है वो सब मर्ज रहते हैं वाटर के अंदर, और पॉलन ग्रेन जो होगा वो वाटर के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ सी ग्रासेस होते हैं जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है। अब एक और केस आता है, क्योंकि पानी के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो वो वेट हो जाएंगे, और उससे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लूज हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए एक म्यूसिलेग्नियस कोटिंग होती है जो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर करी जाती है, नेचुरली होती है वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वेटिंग से बच जाते हैं, यानी इतने ज्यादा भीग नहीं पाते हैं। अगर भीग जाएंगे तो उनमें वेट भी आ जाएगा, हैवी वेट हो जाएगा, और वो अपने प्रॉपर्टी प्रॉपरली निभा नहीं पाएंगे। फिर आते हैं एनिमल। अभी तक हमने देख लिया वाटर पॉलिनेशन क्या होता है और विंड पॉलिनेशन क्या होता है। अब एनिमल्स जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट क्या क्या होता है। तो बीज हो सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीज सबसे ज्यादा देखा जाता है। बटरफ्लाइज होती हैं, फ्लाइज होती हैं, बीटल्स होते हैं, वास्प होते हैं, एंट होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो सभी हो जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट बन सकते हैं। फिर देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर है उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा क्या होता है कि जो वाटर पॉलिनेशन में नहीं होता या विंड पॉलिनेशन में नहीं होता, लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले फ्लावर के अंदर ये होनी बहुत जरूरी होती है। एक चीज होती है कि उसके जो फ्लावर होंगे वो काफी बड़े हों जिससे इंसेक्ट्स को काफी दूर से दिख सके।
दूसरा होता है कलरफुल होनी चाहिए, जितना ब्राइट कलर होगा तो इंसेक्ट जो होंगे उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे वही सेम प्रोसेस है कि जो बीज वगैरह होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं फ्रेग्रेंस से। और दूसरी चीज है एक नेक्टार होना चाहिए, यानी जैसे हम जो बोला जाता है फ्रूट सॉरी फ्लावर का जो रस होता है उसे नेक्टार बोला जाता है, और इस नेक्टार को जो बीज होती है वो इकट्ठा करती है और हनी बनाने में हेल्प होती है उनको। तो एज अगर वो जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो पॉलिनेशन कराती हैं फ्लावर का, यानी जो एंथर के ऊपर अगर उनका पैर लग जाता है और फिर वो दोबारा से स्टिग्मा के ऊपर बैठती हैं तो वो पॉलिनेशन करा देती हैं, और एज अ रिवॉर्ड उनको क्या मिल जाता है, नेक्टार मिल जाता है। एक और चीज होती है, नॉर्मली इसकी बजाय कुछ एक स्पेशल एग्जांपल होता है, जैसे जो मॉथ होते हैं, मॉथ क्या करते हैं, ये एक युका प्लांट होता है जिसके अंदर जो फ्लावर होता है ये हमेशा ज्यादातर क्लोज रहता है, ज्यादा ओपन फ्लावर नहीं होता ये। और इसकी ओवरी के अंदर मॉथ जो होते हैं अपने एग डिपॉजिट कर जाते हैं, यानी जो जितने भी एग उन्हें देने होते हैं मॉथ ने, तो वो सारे के सारे इनकी ओवरी के अंदर दे जाते हैं, इस फ्लावर की ओवरी के अंदर। जिससे जो मेन चीज क्या होती है, मॉथ को क्या मिल जाता है, एक सेफ प्लेस मिल जाती है अपने एग देने के लिए, और उनके जो लार्वा है वो अच्छे से ग्रो करने के लिए उनको एक सेफ प्लेस मिल जाता है। और फ्लावर को क्या मिलता है उसके बदले, फ्लावर को मिल जाती है फर्टिलाइजेशन, जो कि मॉथ वहां पे अंदर अगर फ्लावर के अंदर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर जाता है, ओवरी के पास जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके चांसेस होते हैं कि पॉलिनेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे ही ये दोनों के दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ग्रो करते हैं। फिर देखते हैं, ये होते हैं सारे के सारे नेचुरली, कि नेचुरली जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। लेकिन जो चांसेस होते हैं पॉलिनेशन जो होता है उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत खतरनाक होता है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे उसके अंदर। तो उसके लिए एक आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है जो प्लांट्स खुद के अंदर भी बनाते हैं, नेचुरली भी होता है, और कुछ आर्टिफिशियली भी कुछ लोगों ने बनाए हैं। जैसे मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, हर्मोफोरोडाइट्स होते हैं, यानी उनके अंदर मेल गैमेट्स भी होते हैं, एंथर भी पाया जाता है, फीमेल गैमेट्स जो कि पिस्टल है वो भी पाया जाता है। तो दोनों ये दोनों होते हैं हर्मोफोरोडाइट्स, उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। फिर आता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सेम फ्लावर के जो एंथर है उसी से पॉलन ग्रेन जो होगा वो फीमेल पार्ट के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बार बार कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन ले आता है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता रहता है तो वो एक डिजीज कॉज कर देता है, एक डिप्रेशन कॉज कर देता है, जो कि अच्छा नहीं होता, नॉर्मली ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा उनके लिए। तो इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने के लिए प्लांट्स क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑटोगैमी कौन सा होता है, अभी आपने किया था, आपको याद है, ऑटोगैमी वो होते हैं जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी जो प्लांट का एक ही उसी फ्लावर का एक ही एंथर है जो कि स्टिग्मा के ऊपर बाइंड हो रहा है। तो उनसे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो प्लांट होता है वो क्या करता है, पॉलन इज रिलीज इन स्टिग्मा रिसेप्टिवली एंड जो पॉलन होता है वो तो रिलीज हो जाता है, पॉलन को तो रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टिग्मा होते हैं वो रिसेप्टिव नहीं होते, उस टाइम तक रिसेप्टिव नहीं है, यानी वो नहीं ले सकते। यानी सिर्फ पॉलन ग्रेन जो होगा वो मैच्योर हुआ है, एंथर वाला पोर्शन मैच्योर हो गया, मेल पोर्शन मैच्योर हो गया, लेकिन फीमेल पोर्शन अभी मैच्योर नहीं हुआ। तो इसमें चांसेस होंगे कि जब तक मेल जो होगा वो जो पॉलन ग्रेन होंगे वो किसी और फीमेल के पास चले जाएंगे, और जब ये वाली फीमेल जो होगी वो मैच्योर होगी तब किसी और का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर चांसेस होंगे कि स्टिग्मा के ऊपर लग सके, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सके। फिर दूसरा तरीका क्या होता है इसको, जो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, अगर डिफरेंट पोजीशन पे हो, जैसे हमारे पास जो एंथर है वो यहाँ पे है और स्टिग्मा काफी ऊपर हो, यहाँ पे हो, तो चांसेस कम होते हैं कि यहाँ का एंथर या यहाँ का पॉलन ग्रेन जो होगा वो यहाँ पे जा सके। तो थोड़ा डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा उसके अंदर तो चांसेस कम होते हैं, हम ऑटोगामी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये होते हैं कि ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है या फिर जेनेटिक आप कह सकते हो, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर जो फ्लावर होता है वो सेल्फ पॉलन फ्लावर को अपने अंदर जनरेट करने ही नहीं देता, या फिर जो पॉलन ट्यूब होती है वो फॉर्मेशन करने ही नहीं देता।
तो फ्लावर ऐसा होगा, अगर सेम फ्लावर का अगर जो एंथर होगा वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच होगा या फिर जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा, सेम फ्लावर का होगा, तो जो एंथर सॉरी जो स्टिग्मा होगा वो उसे रिजेक्ट कर देगा और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। तो ये भी एक प्रोसेस है इससे बचने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो वो क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा पॉलन जर्मिनेशन को, यानी पॉलन ट्यूब जो होगी वो फॉर्मेशन नहीं टेक प्लेस करेगी पिस्टल के अंदर। तो ये भी एक प्रोसेस है। दूसरा एक बहुत फेमस प्रोसेस कौन सा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही हो, यानी एक फ्लावर के ऊपर सिर्फ एक ही सेक्स हो, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो एक फ्लावर जो होगा वो मेल फ्लावर होगा और एक जो होगा वो फीमेल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं। अब देखते हैं पॉलन और पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है। अब हमारे पास पॉलिनेशन तो हो गया है, गैमेट्स पहले बन गए थे, गैमेट्स के बाद पॉलिनेशन, यानी गैमेट्स यहाँ तक आए तो मिले, तो अब वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो गए, पॉलिनेशन हो गया। अब इसके बाद जो पॉलन ग्रेन और जो पिस्टल होगा उसका इंटरेक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन होता है वो जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर अटैच होता है, अगर जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन लगे थे, लेकिन सिर्फ एक जो पॉलन ग्रेन था वो सक्सेसफुली जा पाया है और फर्टिलाइजेशन कर पाया है, जो पॉलन ट्यूब है वो बना पाया है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंपैक्टेबल नहीं थे उसके हिसाब से, जो स्टिग्मा था उसके हिसाब से ये नहीं थे, या तो ये दूसरी स्पीशीज के हैं, किसी और स्पीशीज का अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे लग जाता है तो वो ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा हो सकता है कि जो नॉर्मल सेल है उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए भी किया है कि ये सेल्फ का एंथर है, तो सेल्फ का पॉलन ग्रेन है, तो भी वो डीजनरेट हो जाएगा और वो आगे जाके प्रोसेस नहीं कर पाएगा, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। ये वाला जो पॉलन ग्रेन लगा था ये कंपैक्टेबल था, अंदर तक जा सकता है, इसने पॉलन ट्यूब बनाई और यहाँ पे जाके जो ओवरी वाला पोर्शन था वहां पे बाइंड हो गया। वो कहाँ कहाँ पे बाइंड होता है, तो आपने ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पहले क्लियर कर लिया होगा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ये कौन से पोर्शन होते हैं। जो टॉप मोस्ट होते हैं वहां पे 3 सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीपोडल बोलते हैं, बीच में 2 सेल होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, नीचे 3 सेल होते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं और एक एग सेल होता है। और इनके अंदर जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं इसके ऊपर एक फिलरी फॉर्म एपरेटस होता है या फिर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टाइप की होती हैं जो कि गाइड करती हैं इस पॉलन ग्रेन को कि आपको यहाँ पे आना है, एक रास्ता बताने के लिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन को थोड़ा पता है कि किधर क्या चीज होगी, तो वो एक केमिकली एक रास्ता बताया जाता है उनको कि यहाँ पे आना है। तो वो किससे किया जाता है, फिलरी फॉर्म से किया जाता है। और जो स्पर्म होगा, सॉरी जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्स में होता है, यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर। जो एक न्यूक्लियस होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, वो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बीच वाले जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ बाइंड करेगा, और एक जो होगा वो एग सेल के ऊपर बाइंड करेगा, जहां पे एग सेल के अंदर उसने क्या बनाना है, जाइगोट बनाना है, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो बाइंड करेगा वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसकी हम बात आगे करेंगे। फिर हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक जो हमने देखे थे तरीके जो थे क्रॉसिंग के या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के, तो वो क्या थे, वो सारे के सारे नेचुरल थे। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली करना चाहें, हाइब्रिडाइजेशन करना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा कि आर्टिफिशियल में एक फायदा होता है, हम एक डिजायर पॉलन ग्रेन्स यूज कर सकते हैं पॉलिनेशन के टाइम, यानी हमें पता हो कि ये बहुत अच्छी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है तो हम यही वाले पॉलन ग्रेन को यूज करते हैं जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। इसके लिए क्या किया जाता है, इमस्क्यूलेशन किया जाता है। इसके अंदर ये क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो पीजीटी बायोलॉजी था उसके अंदर भी पूछा गया था, इमस्क्यूलेशन क्या होता है। वो था रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम दी फ्लावर बर्ड्स। तो फ्लावर जो होगा उसके बर्ड में से एंथर को ही रिमूव कर दिया जाए, हटा ही दिया जाए, जिससे जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर जो हम पॉलन ग्रेन डालेंगे, जो डिजायर पॉलन ग्रेन होंगे, वो उसके ऊपर स्टिक किए जाएं, जिससे वो ही पॉलिनेशन कर सके। तो कोई बाहर से कोई पॉलन ग्रेन ना आए, इसके लिए किया जाता है। दूसरा होता है बैगिंग। बैगिंग भी ये तरीका होता है कि ठीक है आपने एंथर्स को तो हटा दिया है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि बीज वगैरह आके इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर बाइंड कर जाए और पॉलिनेशन कर जाए, तो उससे बचने के लिए बैगिंग किया जाता है। इसमें बटर पेपर यूज करते हैं, बटर पेपर से जो स्टिग्मा का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कवर कर दिया जाता है, और जब आपको जरूरत है पॉलिनेशन कराना है तब आप वो डिजायर पॉलन ग्रेन को लेके जाएं
वहां पे डस्ट करें स्टिग्मा के ऊपर और रीबैगिंग कर दें, यानी वापस क्लोज कर दें, जिससे वो जो पॉलन ग्रेन हो वो कंपैक्टेबल होगा तो वो ग्रो कर जाए। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? 2 बार फर्टिलाइजेशन। तो जो हम अभी ऊपर हमने देखा था 2 बार कौन सा है, एक बार तो आप पोलर न्यूक्लियर के साथ बाइंड कर रहा था और दूसरा जो है वो एग सेल के ऊपर बाइंड कर रहा था, तो ऐसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद प्रोसेस होता क्या है, बाइंड तो हो गया हमारा जो पोलन ग्रेन था उसके जो न्यूक्लियस है वो बाइंड तो हो गए, उसके बाद प्रोसेस क्या चेंजमेंट आती है, जो एंटीपोडल सेल्स, जो ऊपर वाले जो सेल्स थे वो क्या करेंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे वो। और जो बीच वाला जो सेल्स थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, वो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसको हम PEN भी बोलते हैं, और ये 3N नंबर होते हैं, यानी इसमें 3 नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कितना है, जो जाइगोट होता है वो 2N नंबर हो जाता है, क्योंकि N नंबर इसके पास पहले से थे, N क्रोमोसोम्स इसके पास पहले से थे। N क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ से आए, पोलन ग्रेन से आए। इसके अंदर भी 2 सेल थे पहले से ही, यानी 2N हमारे पास पहले से था पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, और एक N जो पोलन ग्रेन था उसका एक N और आगे 3N बना गए हैं। तो इस हिसाब से हुआ है, और धीरे धीरे जो सिनर्जिड सेल्स होंगे वो भी डिजनरेट हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म्स होंगे सेल्स डेवलप इनटू एंडोस्पर्म्स, तो धीरे धीरे क्या होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होंगे, ये जो बीच वाले सेल्स हैं, ये क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म्स बना देंगे। और एंडोस्पर्म्स का मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए उसके लिए उसको एंडोस्पर्म्स होते हैं, एज अ फॉर्म एंडोस्पर्म्स वो न्यूट्रिशन लेता है। फिर आता है जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, जो एग है ये जाइगोट, जाइगोट जो होगा वो काफी सारे सेल्स में डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बना लेगा। अब हमें पता चल गया फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होते हैं, यानी उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या इवेंट्स होते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले ये चीज है गाइस, ये चीज हमेशा याद रखना, जो ओव्यूल होता है वो हमेशा सीड बनाता है, और जो ओवरी होती है वो हमेशा फ्रूट बनाती है। तो ये काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हम ये लिख देते हैं जो ओवरी है वो सीड बनाती है, तो ऐसा नहीं होता, ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल जो होते हैं वो सीड बनाती है। अब हम देखते हैं एक बार एंडोस्पर्म्स क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और 2 ही चीज होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, एक तो एम्ब्रियो बनना और एक एंडोस्पर्म बनना। और मेनली जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके लिए होता है, वो एंडोस्पर्म बनने के लिए होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। फिर देखते हैं इसमें क्या है, प्राइमरी जो एंडोस्पर्म सेल्स जो होंगे वो रैपिडली डिवाइड करेंगे, काफी बार डिवाइड करेंगे। दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, यानी इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जो कि यूज किया जा सकता है एज अ न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। जो PEN होते हैं, यानी जो एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सक्सेसफुली न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं और फ्री न्यूक्लियाई भी बनाते हैं, यानी कुछ सेलुलर न्यूक्लियाई भी बनते हैं और कुछ फ्री न्यूक्लियाई भी बनते हैं, जैसे कोकोनट वाटर होता है। यानी आपको कभी कभार ये चाहिए होता है, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं आपको कि आपको कोकोनट वाटर पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होता क्या है, फ्री न्यूक्लियाई होते हैं और बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि बहुत उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो काफी हेल्पफुल रहते हैं एक एनर्जी ड्रिंक के टाइप्स में। तो ये सब होता है। और क्या करते हैं, एंडोस्पर्म्स में इधर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कई बार क्या होता है, एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, जैसे पी प्लांट के अंदर होते हैं और ग्राउंडनट्स और बीन्स इन सब के अंदर होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं, मैच्योर सीड के अंदर भी फिर भी एंडोस्पर्म्स कुछ पोर्शन रह जाता है, जैसे कैस्टर के अंदर रह जाता है, और कोकोनट जो होता है उसके अंदर भी कुछ एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, ग्रो पूरा नहीं जो जब सीड जो होता है वो मैच्योर होता है तब तक भी उसके अंदर रहते हैं, सारा का सारा खत्म नहीं होता। और ये यूज कब किया जाता है, कब किया जाता है, जब सीड जर्मिनेशन का टाइम आता है, उस टाइम ये इसको यूज करते हैं, इस एंडोस्पर्म को यूज करते हैं। अब देखते हैं एम्ब्रियो में, एंडोस्पर्म्स हमें पता चल गया उसका सिर्फ एक ही काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब एम्ब्रियो को ग्रो करना है, वो देखते हैं कैसे होगा। एम्ब्रियो डेवलप एट दी माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर जो एंड था जहां पे हमारे पास सिनर्जिड्स थे और एग थे, तो वो वाले एंड के ऊपर ये ग्रो करेगा।
दूसरा होगा एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, ये है कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जो भी स्टेजेस अर्ली स्टेजेस होंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। और ये कॉमन होती हैं मोनोकोटिलिडॉन्स के अंदर भी और डाइकोटिलिडॉन्स में भी। मोनोकोटिलिडॉन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल कोटिलिडॉन होता है, यानी जैसे कुछ दाल होती है आपने देखा होगा, वो बीच में से डिवाइड नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक अकेला दाना होता है। लेकिन डाइकोटिलिडॉन किसे बोलते हैं, जैसे चना होता है, तो ये चना है वो बीच से डिवाइडेड होता है, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। अगर आप उसे सोक करते रखो और बाद में उसको खोल के देखा जाए तो वो दो अलग चीजों में दो अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इसको डाइकोटिलिडॉन बोला जाता है। सिंगल अगर हो तो उसे मोनिकोटिलिडॉन बोला जाता है। लेकिन ये दोनों के जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस होती हैं, वो हमेशा दोनों के लिए सेम रहती हैं। जैसे पहला क्या होगा, वो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में एक सिंगल सेल होगा और एक सिंगल न्यूक्लियाई होगा। अब ये डिवाइड करेगा और दो सेल्स में ये सेल 1 हो जाएगा और ये सेल हमारा 2 हो जाएगा। मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कौन सा सेल कब डिवाइड हो रहा है। तो जो ये सेकंड वाले सेल होगा, ये क्या करेगा, ये फर्दर डिवीजन करेगा और ये नीचे वाला पूरा पोर्शन जो सेकंड सेल होगा वो बनाएगा, और जो हमारा फर्स्ट सेल होगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो डिवाइड नहीं करता। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ग्लोबुलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो बनता है, तो वो उसके अंदर भी फर्स्ट सेल डिवाइड नहीं करता, सेकंड सेल डिवाइड करेगा। इसमें भी सेम वही चीज होगी, फर्स्ट सेल ये है और बाकी का जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये सारा का सारा सेकंड सेल है। इसमें भी फर्स्ट सेल जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो, फर्स्ट सेल जो होगा वो सेम रहेगा, और जो नीचे वाले जो बाकी हमारे जैसे इसमें हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर बना है, ये सेकंड सेल डिवाइड करके बना है। और इसके नीचे भी जो मैच्योर सेल्स हैं जिसके अंदर कॉटिलिडॉन्स आ गए हैं, रेडिकल्स आ गए हैं। तो ये पोर्शन कौन से होते हैं, रेडिकल्स जो होता है वो रूट के साइड वाला पोर्शन होता है, और कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं वो शूट के साइड वाला पोर्शन होता है। तो ये ऐसे ऐसे ग्रो करने लग जाता है, दोनों मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन दोनों के अंदर देखा जाता है ऐसा एम्ब्रियो। फिर अब हम स्पेशली देखते हैं डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है एम्ब्रियोनोली सॉरी एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, इसके अंदर एक कॉटिलिडॉन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सेस कौन सा होता है, जैसे अगर आप ये वाला पोर्शन देखें, इससे इधर वाला जो पोर्शन होगा वो सारा एम्ब्रियोनल एक्सेस होगा, और इससे इधर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा का सारा कॉटिलिडॉन वाला पोर्शन होता है। यानी ये जो आपको दो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये कोटिलिडॉन वाले पोर्शन है, जो डिवाइड करता है, जो एरिया जो बाइफर्केट करता है इन दो कॉटिलिडॉन को, उसको हम प्ल्यूम्यूल्स बोलते हैं। जो नीचे जो रूट वाला जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको हाइपोकोटाइल बोला जाता है, जो रूट वाला पोर्शन है उसको रेडिकल बोला जाता है, और एक नीचे रूट कैप होती है। तो ऐसा एक एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होता है अगर हम डाइकोटिलिडॉन का देखें तो। अब हम मोनोकोटिलिडॉन का भी देखते हैं। जो मोनोकोटिलिडॉन होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कोटिलिडॉन होता है। यानी ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये सिंगल एक कोटिलिडॉन है, जिसकी वजह से इसको मोनोकोटिलिडॉन बोला गया है। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं। जो यहाँ के नीचे वाले पोर्शन जो शूट वाला पोर्शन होता है उसको शूट एपेक्स बोलते हैं। यहाँ से शूट जो होगा वो रेज अप करता है। जो नीचे रूट वाला पोर्शन होता है उसमें वही रेडिकल होते हैं, रूट कैप होती है। और कोलियोराइजा जो होता है वो रूट के जो टॉप मोस्ट एरिया होता है उसको कहते हैं, और कोलियोपेटाइल जो होता है वो शूट का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखना। एक इपीब्लास्ट होता है, जो बीच वाला जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर था ये किसका है, मोनोकोटिलिडॉन का। अब हमने एम्ब्रियो देख चुके हैं एम्ब्रियो बनता कैसे, लेकिन मेन फंक्शन जो रिप्रोडक्शन का होता है वो क्या होता है, सीड फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो तो बन गया, लेकिन सीड फॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस होगा, यानी इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा ही इसलिए जाता है क्योंकि सीड बनाना होता है उन्होंने। तो वो सीड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके अंदर एक तो सीड कोट होता है, कॉटिलिडॉन होना चाहिए, एक एम्ब्रियो एक्सेस होना चाहिए। अगर ये तीन चीज हैं तो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस कर सकती है। अब ये सीड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं और एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होंगे, जो जिनके अंदर कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचा, यानी जिन्होंने सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म कर चुके हैं, पहले ही ग्रोथ के टाइम पे ही सारा एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, यानी इट हैव कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो सारा का सारा खत्म हो गया, उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। जैसे
पी में होता है, ग्राउंड नट्स के अंदर होता है। एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसके अंदर कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म का होता है वो बच जाता है, जैसे व्हीट के अंदर होता है, मेज के अंदर होता है, बार्ले के अंदर होता है, और बाकी सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं इंटेग्यूमेंट जो होता है ओव्यूल का, यानी जैसे हमारा जो बीच वाला ओव्यूल वाला पोर्शन था उसके बाहर कोटिंग होती है कुछ इंटेग्यूमेंट्स की, जिसको हम आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। आपको अगर ये ना समझ में आया तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इसे। तो वो जो इंटेग्यूमेंट होता है ओव्यूल का, वो काम क्या करता है? वो क्या काम करता है? सीड पोर्ट फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, काफी टफ होता है, हार्ड होता है, और प्रोटेक्शन का काम होता है उसका। तो ये सीड पोर्ट कहाँ से बनता है? इंटेग्यूमेंट से बनता है। माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या होता है? जैसे अगर आपने एक चना देखा होगा, नॉर्मली जो चने की शेप होती है वो ऐसी तो नहीं होती, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ये एक चना है जो कि बीच में 2 कोटिलीडॉन है इसके अंदर, और यहाँ पे आप बीच वाले पोर्शन के ऊपर एक डॉट देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऊपर एक डॉट टाइप का होता है, एक पोर टाइप का होता है। तो स्मॉल पोर इन सीड कोट के अंदर एक छोटा सा पोर होता है ये, जो कि मोनोकोटिलेडॉन में काफी क्लियरली दिखता है। और इट फैसिलिटेट क्या करता है ये? एंट्री ऑफ वाटर और O2, मतलब ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कर सकता है, जिससे जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम जो उसका वाटर भी चाहिए और O2 भी चाहिए, तो वो इस पोर से ही जाता है, इसी एंड से ही निकल जाता है अंदर, जिससे वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर पाता है। अब जब सीड मैच्योर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंजमेंट आती है, यानी वो उसके अंदर क्या होता है? एक तो वाटर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। यानी डोरमेंसी ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन, या फिर आप ये कह सकते हो सीड के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है, और सीड जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है वहीं पे। उसकी जो उसमें ग्रोथ वगैरह होती है वो सब कुछ रुक जाती है, वो आगे टेक प्लेस नहीं करता, प्लांट ग्रो नहीं करता उस टाइम। क्यों? क्योंकि उसके पास तब तक कोई अच्छी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उस हिसाब की नहीं होती कि वो सरवाइव कर सके, तो इसलिए वो डोर्मेंसी पीरियड के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसको एक अपना प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाता है, O2 मिल जाता है, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर देखते हैं द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप द वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवरी की वॉल होती है वो क्या डेवलप करती है? पेरिकार्प को करती है, जिसको हम कहते हैं फ्रूट की जो वॉल होती है जिसको हम पील कर देते हैं मोस्टली, तो वो वाला जो पोर्शन होता है उसको पेरिकार्प बोला जाता है। आप प्लीज इस टर्म को याद रखना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो आप प्लीज ध्यान रखना पेरिकार्प कौन सा है। अब सीड के अंदर कुछ और भी चीजें आती हैं, काफी सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कई बार बोल दिया जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है कि यानी हमें ये पता है कि फ्रूट हमेशा किससे बनता है? ओवरी से बनता है। तो अगर ओवरी के अलावा जो फ्रूट है वो कहीं और से बनता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। यानी फ्रूट डू नॉट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी। जैसे एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होता है? जो थैलमस वाला पोर्शन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, ना कि ओवरी वाला पोर्शन। तो इसलिए उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। अगर हम ट्रू फ्रूट की बात करें, उसके अंदर क्या होता है? यानी फ्रूट जो होगा वो ओवरी से ही डेवलप करे, नॉर्मल जो प्रोसेस है उसी से ही चले, तो वो उसे ट्रू फ्रूट बोला जाएगा। फिर एक और जो टर्म आती है वो होती है पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर, लेकिन सॉरी, फ्रूट डेवलपमेंट होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसके अंदर, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन फ्रूट फिर भी बना है। तो जैसे हमारे बनाना होता है, बनाना के अंदर क्या होता है? फ्रूट तो होता है वो, लेकिन वो सीडलेस होता है, उसके अंदर सीड नहीं होते। तो आपको अभी तक याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन प्रोसेस क्या होता है? सीड फॉर्मेशन होता है। तो अगर सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वो रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं काउंट किया जाता। तो इसीलिए जो बनाना होते हैं उसको हम जो फ्रूट होते हैं उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता। फिर एक और टर्म आती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो होता है वो भी एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से अलग होता है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन दिखता वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इसके अंदर भी प्रोडक्शन हो रही है सीड की प्रोडक्शन, ठीक है। इससे पहले जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट था उसमें फ्रूट की प्रोडक्शन हो रही थी, इसमें सीड की बात कर रही है, बस आप ये चीज याद रखना।
सीड की बात करी जाती है इसमें, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसके अंदर क्या है, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, यानी ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, नॉर्मली जो एग सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, और बाद में वो मियोसिस करता है और 2n नंबर में अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, 2 गैमेट्स बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन की बजाय उन्होंने डायरेक्टली वही 2n नंबर को यूं का यूं रखा है। यानी नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, देखो आप एक बार क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल एक फीमेल सेल था, इन्होंने मियोसिस किया और 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक एन नंबर का ये है, एक एन नंबर का ये है। ये हमने फीमेल की बात की है। सेम वही चीज मेल के अंदर भी होगी। मेल भी गैमेट्स जो होंगे वो नॉर्मली जो सेल होते हैं वो 2n नंबर के होते हैं, और उनके अंदर मियोसिस होके वो nn नंबर के निकल जाएंगे। 2 सेल होंगे वो nn नंबर के ऐसे आ जाएंगे। तो ये जो होंगे, अब एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों के दोनों गैमेट्स इकट्ठे होंगे और ये 2n नंबर का एक सेल बनाएंगे जो कि हमारा जाइगोट होगा। तो ये जो 2n नंबर है, ये यहाँ पे गैमेट्स मिलने की बजाय अगर डायरेक्ट हम यही वाला 2n नंबर लेके अगर ग्रो करवा देते हैं तो बात तो वही है, फर्टिलाइजेशन तो टेक प्लेस होगी ना, सॉरी, जो फॉर्मेशन ऑफ सीड है वो तो टेक प्लेस होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी गैमेट्स का मिक्सचर नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास 2n नंबर तो थे, जितने हमारे पास क्रोमोसोम चाहिए थे एक सीड को फॉर्मेशन के लिए वो आपको मिल गए हैं। तो इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। एक पॉली एम्ब्रियोनी भी होता है, एक टर्म आती है पॉली एम्ब्रियोनी। इसके अंदर क्या होता है, लाइक इन सिट्रस, मेनली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो, या फिर हम मैंगो के अंदर भी बात कर सकते हैं, सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। जो एम्ब्रियो सैक के साथ के जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, प्रोट्रूडेड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। और वो वाले सेल्स क्या होते हैं, वो दोबारा एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाते हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस करने लग जाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे में इस केस को जो बोला जाता है उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर होते हैं उसको हम पॉली एम्ब्रियो जेनी बोलते हैं। तो गाइज ये थे आज के नोट्स, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक हो गए हैं इस चैप्टर के। तो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है कोई टॉपिक, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।